हेलो दोस्तों, वेलकम टू तेजस शिक्षा। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कुषाण वंश के बारे में। कुषाण मतलब मौर्यों के बाद का जो तमाम वंश हुए, कुषाण वंश हुए, सातवाहन वंश हुए और कन्नौ और शुंग वंश के बारे में। ठीक है, पिछला लेक्चर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ये वाला लेक्चर बहुत ही छोटा होने वाला है। ठीक है, और छोटा इसलिए होगा क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कश्मीर के जो राजवंश हैं उनके बारे में। क्योंकि अब कश्मीर आपका हमेशा न्यूज़ में बना रहता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कश्मीर न्यूज़ में ना रहे। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं सारा जीएस का एक एक करके एक पार्ट पूरा आपका कंप्लीट जीएस, चाहे वो आरपीएफ के लिए हो या आपका यूपी पुलिस री एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए हो गया, री एग्ज़ाम उसके लिए, या यूपी आरओ जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, ठीक है, उसके लिए हो, सभी के लिए A to Z में एकदम बेसिक से लेके एकदम एडवांस तक कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। हम लोग अपने मेन टॉपिक पर वापस आते हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है कश्मीर के राजवंश। ठीक है, आज का हम लोगों का टॉपिक होने वाला है कश्मीर के राजवंश। कश्मीर के राजवंश, जो अलग अलग राजवंश हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे आपका कारकोट वंश हो गया, उत्पल वंश हो गया, लोहार वंश हो गया, हिंदुशाही वंश हो गया, इस तरीके के जो वंश हैं उनके बारे में चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, कश्मीर का जो इतिहास है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें लिखित स्रोतों में जो मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें मिलता है आपके कल्हड़ की राजतरंगिणी से। कल्हड़ की राजतरंगिणी नामक जो बुक है, तरंगिणी से, कल्हड़ की राजतरंगिणी से हमें कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है। और कश्मीर पर हिंदू राजवंशों ने कब से कब तक शासन किया? करीब 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक। ठीक है, कश्मीर पर शासन किया। और ये प्राचीन इतिहास का भाग है। हालांकि ये प्राचीन इतिहास का संक्रमणकालीन इतिहास में ये सब रहे हैं। प्राचीन इतिहास बीत रहा था और जो मध्यकालीन इतिहास है वो शुरू हो रहा था, उसके बीच में इन लोगों ने राज किया था। इसलिए इसको मैं प्राचीन इतिहास में ही रख के पढ़ा रहा हूँ। बाकी आप लोग अपनी सुविधा अनुसार जिसमें आप लोग चाहें उसमें ऐड करके देख सकते हैं। बाकी इससे बाहर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा। ठीक है, देखिए कश्मीर पर किन किन हिंदू राजवंशों का शासक था। जैसे आपके कारकोट का शासन था, कारकोट वंश, फिर उत्पल वंश, लोहार वंश और हिंदुशाही, ये सब जो थे इन सब का शासन था कश्मीर पर इस्लामी शासन शुरू होने से पहले। तो चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं कारकोट वंश से आपका यहाँ पर। और उतना ही बताया जाएगा जितना ज़रूरत है, क्योंकि हमें इतिहास का प्रोफेसर बनना नहीं है, हमारा मोटिव है एग्ज़ाम निकालना। कारकोट वंश, ना ही यहाँ पर आपको इधर उधर का कमेंट बाजी करके या इधर उधर का जो करी करके ठीक किया जाएगा, एंटरटेन किया जाएगा, और ना ही इधर उधर की जो अनवांटेड चीज़ें वो आपको बताई जाएंगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए कारकोट वंश, इस वंश की राजधानी कहाँ थी? इस वंश की राजधानी, पहले इस वंश के संस्थापक हम लोग देख लेते हैं। कारकोट वंश का संस्थापक कौन था? कारकोट वंश का संस्थापक था आपका दुर्लभ वर्धन। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ थी कारकोट वंश की? कारकोट वंश की राजधानी थी परिहासपुर। कारकोट वंश की राजधानी थी। और इसी के समय, दुर्लभ वर्धन के समय ही ह्वेनसांग भारत आया था। ह्वेनसांग भारत दुर्लभ वर्धन के समय ही आया था। दुर्लभ वर्धन, उस समय कश्मीर में दुर्लभ वर्धन का शासन था। दुर्लभ वर्धन के समय आया था। ठीक है, और इस वंश के सबसे प्रतापी शासक ललितादित्य मुक्तापीठ थे। ह्वेनसांग वही है जो हर्षवर्धन के राज दरबार में आया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी मैं जब पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश पढ़ाऊंगा और गुप्त वंश पढ़ाऊंगा तो बाकी ये बातें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। मगर फिलहाल के लिए जान लीजिए कि उस समय कश्मीर में जो था दुर्लभ वर्धन का शासन था। गलती से भी हर्षवर्धन मार्क मत कर दीजिएगा। ह्वेनसांग जब भारत आया था तो उस समय अगर हर्षवर्धन दिया होता तो हर्षवर्धन मार्क करेंगे, मगर अगर कश्मीर का पार्टिकुलरली पूछा हो कश्मीर में किसका शासन था तो दुर्लभ वर्धन का शासन था। और इस वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? ललितादित्य। अभी आप लोगों ने एक कश्मीर आर्टिकल 370 मूवी देखी होगी, उसमें इनका जिक्र आया था। ललितादित्य मुक्तापीठ इनको कहा जाता था, मुक्तापीठ।
ललितादित्य मुक्तापीड़ सबसे प्रतापी शासक था इस वंश का, सबसे प्रतापी शासक। ठीक है, और इनका शासन कब से कब तक था? 724 ईस्वी से लेकर 760 ईस्वी तक। ठीक है, और इन्होंने ही अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अनंतनाग, कश्मीर का जो अनंतनाग वाला इलाका है वहाँ पर अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर से बहुत ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन पूछते हैं। एक कर्नाटक में भी सूर्य मंदिर है, मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है ध्यान रखिएगा, मंदिरों के बारे में हम लोग स्टैटिक जीके में देखा जाएगा, या मैं शॉर्ट्स बनाकर डाल दूंगा इसी चैनल पर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद और क्या इसमें जानने के बारे में है, पेज ऊपर करने दीजिए मुझे। और ललितादित्य ने क्या किया था? गौड़ नरेश की हत्या कर दी थी। ललितादित्य ने गौड़ नरेश आपका कहाँ का शासक था? गौड़ नरेश आपका बंगाल, मालवा और बंगाल के शासक था। गौड़ नरेश की हत्या कर दी थी, गौड़ नरेश की हत्या कर दी थी। और ललितादित्य ने ही यशोवर्मन को भी हराया था। यशोवर्मन को हराकर उनके दरबारी कवि, यशोवर्मन कन्नौज का शासक था ये, यशोवर्मन ये आपका कन्नौज का शासन था। सोचिए कश्मीर कहाँ पर है और कन्नौज कहाँ पर है, वहाँ तक इन्होंने शासन अपना फैला दिया था। ठीक है, यशोवर्मन कन्नौज को हराकर इनको हराया, और न केवल इनके कन्नौज पर अधिकार कर लिया बल्कि इनके दरबारी कवि थे। यशोवर्मन के दरबारी कवि कौन थे? वाकपति। और दूसरे दरबारी कवि कौन थे? दूसरे दरबारी कवि थे यशोवर्मन ही, यशोवर्मन का ही दरबारी कवि का नाम था यशोवर्मन। ठीक है, इनको अपने साथ कश्मीर लेकर चला गया था, क्योंकि ये गाते बजाते अच्छा थे, इसको अच्छा लगा, इनको अपने साथ कश्मीर से कन्नौज से कश्मीर लेकर चला गया था। ठीक है, इतना ही आपका कारकोट वंश के बारे में आएगा। फिर आपका आता है उत्पल वंश। बहुत ज़्यादा आपका पूछेगा कि अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ललितादित्य ने कराया। ललितादित्य किस वंश के शासक थे? कारकोट वंश के। कारकोट वंश का संस्थापक कौन था? दुर्लभवर्धन। और कारकोट वंश की राजधानी कहाँ थी? परिहासपुर। बस, इससे ज़्यादा आपका नहीं आएगा। अधिकतर तो ललितादित्य पे ही पूछते हैं सब, क्योंकि कश्मीर का जो थी आर्टिकल 370 मूवी आई थी उसमें उनका जिक्र था, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं था 2022 और 23 में जिसमें इनके बारे में थी पूछा ना हो, ललितादित्य के बारे में, ललितादित्य मुक्तापीड़ किस वंश थे आदि तमाम प्रकार की। बस चलिए, अब इसके बाद आपका उत्पल वंश। पेन बदल लेंगे। उत्पल वंश, उत्पल वंश आपका, उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? अवंती वर्मन। संस्थापक था इसका उत्पल वंश का अवंती वर्मन, उत्पल वंश का संस्थापक था। और अवंती वर्मन ने ही कारकोट वंश के शासकों पर विजय प्राप्त कर उत्पल वंश की नींव रखी थी। ठीक है, और अवंती वर्मन की पत्नी सुगंधा ने अवंती वर्मन के बाद शासन चलाया। जब अवंती वर्मन मर गया तो इसकी रानी सुगंधा, कश्मीर हमेशा न्यूज़ में रहता है और कश्मीर के शासक भी अब न्यूज़ में पूछे जाने लगे हैं। ट्रेडिशनल जो ढर रहा है उसको अब थोड़ा आयोग कर रहा है, चाहे कोई भी परीक्षा आयोग हो। रानी सुगंधा ने, अवंती वर्मन के बाद उत्पल वंश का शासक किसने चलाया? रानी सुगंधा ने। और रानी सुगंधा के बाद किसने शासन चलाया? महारानी दिद्धा ने। महारानी दिद्धा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, दिद्धा, इन्होंने शासन। और ये किस वंश की कन्या थी? लोहार वंश की कन्या थी। ठीक है, लोहार वंश की कन्या थी ये, मगर इनके यहाँ शादी ब्याह करके गई थी उत्पल वंश में, इसलिए महारानी दिद्धा ने शासन चलाया। अवंती वर्मन के बाद सुगंधा के बाद महारानी दिद्धा। बस, और इसके बाद आपका आता है लोहार वंश। हम लोग देखेंगे लोहार वंश। लोहार वंश, इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था संग्राम राज, इसका संस्थापक था। ठीक है, और संग्राम राज जो था वो महारानी दिद्धा का भतीजा था, जो उत्पल वंश की रानी हो गई थी। ये पहले लोहार वंश की बेटी थी महारानी दिद्धा, और उत्पल वंश में इनकी शादी हुई थी। मगर फिर जो रानी दिद्धा थी वो संग्राम राज था वो किनका भतीजा था? महारानी दिद्धा का भतीजा था। और लोहार वंश का ही प्रसिद्ध एक राजा हुआ था, राजा हर्ष। इसी में राजा हर्ष
हर्ष राजा बना था। इसी वंश में हर्ष नाम का एक राजा हुआ, ठीक है। और कल्हड़ जो था वो इन्हीं का दरबारी कवि था। हर्ष का दरबारी कवि कल्हड़ था। दरबारी कवि पूछता है एग्जाम में, कल्हड़ किसके दरबारी कवि थे? तो वो हर्षवर्धन वाले, जो वर्धन वंश का हर्ष था उसके दरबारी कवि नहीं थे, वो लोहार वंश के हर्ष के यहाँ दरबारी कवि थे, ठीक है, कल्हड़। और इन्हीं के दरबार में ही इसने क्या लिखी थी कल्हड़ ने? हर्ष के दरबार में कल्हड़ ने क्या लिखी थी? राज तरंगिणी। तरंगिणी कभी पूछ ले कल्हड़ किस वंश, अधिकतर तो ये पूछता है कल्हड़ किसके दरबारी कवि थे, तो हर्ष के दरबारी कवि थे, ज़्यादातर यही पूछता है। मगर अगर बुलाए भटके ये पूछ ले किस वंश के शासक में थे, तो लोहार वंश में थे, ठीक है। और राजा हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता था, क्योंकि ये तनी थी अपना दरबार गान बजाना इसी में ज़्यादा अपना मशगूल रहता था। राजा हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। कश्मीर का नीरो एक रोमन राजा था, जो ऐसा मतलब कहावत कही जाती है रोम साम्राज्य के बारे में कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। वही हाल इसका था। जब कश्मीर में बर्बाद हो रहा था, खाने पीने की तंगी आ गई थी, तो ये अपना ढोलक वोलक बजाने में मस्त था। नीरो भी कहते हैं। उतना राजकाज चलाने लायक था नहीं। एक राजा को ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों से दूर भी रहना चाहिए। हाँ, कवि ववि बनना थी, कविता वविता सुनना बात अलग है, मगर खुद कवि बन जाना एक राजा का, जो भी राजा कवि बना है, या जो भी राजा ज़्यादा इतने का नाम वो क्या कहते हैं सभ्य भाषा में, इधर उधर कविता वविता के चक्कर में पड़ गया या किसी वेश्या के चक्कर में पड़ गया, उसका वहीं से बर्बादी शुरू हो जाती है। इसलिए एक राजा को हमेशा कठोर होना चाहिए। कल्हड़ के पिता चंपक ब्राह्मण कुल से थे, ठीक है। कल्हड़ हर्ष के दरबार में मंत्री भी था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और कल्हड़ में ही लोहार वंश के अंतिम शासक राजा जय सिंह के दरबार में भी था। कल्हड़ जो था ये इसी वंश का सबसे अंतिम शासक जय सिंह, उनके दरबार में भी ये था। यानी हर्ष के दरबार में तो था ही, हर्ष के बाद एक जय सिंह नाम का शासक बना लोहार वंश में ही, उनके भी दरबार में कल्हड़ था, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग हिंदू शाही वंश के बारे में। देखिए, अगर आप लोगों को लगे जानकारी बिखरी हुई नहीं है, जानकारी उतनी ही मैं आपको दे रहा हूँ जितनी ज़रूरत है। ये बिखरी हुई जानकारी नहीं है, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आप लोग जान के क्या करेंगे। जानते कश्मीर के ऊपर ही कितने लोग पूरा अपना आर्टिकल लिख डाले हैं और उसी पर रिसर्च करते रहते हैं। तो आपको रिसर्च नहीं करनी है, आपको एग्ज़ाम निकालना है। तो आप लोग केवल उतना जानिए जितना आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो, उससे ज़्यादा नहीं। अब उसके बाद आपका कश्मीर से पूछ लेता है हिंदू शाही वंश के बारे में। इस वंश का जो शासन था वो काबुल और कश्मीर में था। और इस वंश की राजधानी कहाँ थी? उद्दानपुर। इस वंश का शासन कहाँ था? शासन इसका था कश्मीर से लेकर जो आपका अफ़गानिस्तान में काबुल है, काबुल वाला इलाका, वहाँ तक था। काबुल अफ़गानिस्तान की राजधानी वहाँ तक था, ठीक है। और इस वंश की राजधानी कहाँ थी? उद्दानपुर। राजधानी थी आप लोग नोट साथ में करते चलिएगा। उद्दानपुर इस वंश की राजधानी थी, ठीक है। और इस वंश का संस्थापक कौन था? हिंदू शाही वंश का संस्थापक था इसका कल्लर था, ठीक है। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जयपाल था, जिसने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया था? जयपाल ने। इसी वंश का सबसे प्रतापी शासक था जयपाल। और जयपाल ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया था? जयपाल ने गजनी के ऊपर आक्रमण कर दिया था, गजनी पर आक्रमण किया था। हालांकि हार गया था मगर आक्रमण कर दिया था, क्योंकि गजनी बार बार परेशान करता था कर के रूप में, ठीक है। और हार गया, और हारने के बाद ये जलती आग में कूद कर जयपाल जो है आक्रमण किया, परंतु हार गया। और उसके बाद हार गया। उसके बाद ये क्या किया? जलती चिता जो थी उसमें कूद के जान दे देता है अपनी, क्योंकि गजनी क्या करता है जब ये हार जाता है तो इसकी बीवी और बेटी थी उनको अपने साथ उठा के लेके चला जाता है, ठीक है। और वहीं पे इत्ती का नाम है उनको उठा के लेके चला जाता है। तो इसके लिए थोड़ा एक स्वाभिमान की बात थी कि इत्ती का नाम हम हार गए, और ये अपना राज्य फैलाने के लिए आक्रमण करता है गजनी के ऊपर। और फिर उसके बाद जयपाल के बाद कौन शासक बना? आनंदपाल। जब जयपाल अग्नि में कूद कर जान दे देता है तो आनंदपाल शासक बनता है। आनंदपाल को क्या कहते हैं? आनंदपाल को पोरस द्वितीय भी कहते हैं। पोरस के बारे में हमने सिकंदर के आक्रमण के बारे में, जो सिकंदर का आक्रमण वाला वीडियो है उसमें हमने कवर किया है, आप लोग उस लेक्चर को जाके देख सकते हैं। पोरस कौन था, ठीक है। आनंदपाल को पोरस द्वितीय भी कहा जाता है। और इसने भी क्या किया? मोहम्मद गजनवी के ऊपर आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी की
बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा आनंदपाल। मोहम्मद गजनवी पर आक्रमण किया। आक्रमण किया तो किया, मगर आक्रमण किया हार गया। ठीक है, आक्रमण किया हार गया और वहीं युद्ध में ये मैदान में अपने मारा गया, वहीं पर युद्ध में ही। और आनंदपाल के बाद कौन शासक बना? त्रिलोचन पाल। ये पेज ऊपर करने दीजिए। आनंदपाल के बाद त्रिलोचन पाल। आनंद पाल के बाद त्रिलोचन पाल। शासक बना। आनंद पाल के बाद त्रिलोचन पाल बना। ठीक है, और त्रिलोचन पाल जो बना वो महमूद गजनवी के अधीन हो गया। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती? त्रिलोचन पाल ने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली? मोहम्मद गजनवी की, क्योंकि जानता था कि हमारे बाप भी इत्ती का नाम मारे गए, हमारे दादा भी इत्ती मारे गए, अब हम जीत पाएंगे नहीं, तो इत्ती का नाम है। और आनंद पाल को हराने के बाद इसकी जो 2 बेटियाँ थी उनको गई थी त्रिलोचन पाल की जो बेटियाँ थी उनको उठा कर ले गया मोहम्मद गजनवी। इसने मोहम्मद गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें मिलती है अलबरूनी की किताबुल हिंद से। अलबरूनी, अभी मैं जब मध्यकाल शुरू करूँगा तो अलबरूनी के बारे में भी बताऊँगा। ठीक है, अलबरूनी ने एक किताब लिखी थी किताबुल हिंद। उससे हमें जानकारी मिलती है कि त्रिलोचन पाल ने मोहम्मद गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और फिर उसके बाद त्रिलोचन पाल के बाद कौन शासक बना? भीमपाल। इसने क्या किया? भीमपाल शासक बना त्रिलोचन पाल के बाद। त्रिलोचन पाल के बाद भीमपाल शासक बना। भीमपाल शासक बना। और भीमपाल ने शासक बनते क्या किया? महमूद गजनवी पर हमला कर दिया। गजनवी पर हमला कर दिया। और हमला कर तो दिया मगर परिणाम वही निकला कि हार गए। और हारने के बाद वहीं जंग मैदान में अपना ढेर हो गए। और जब मैती जंग के मैदान में ढेर हो गए तो फिर सेम वही मैती दोहराया, इनकी बेटियों को लेकर गया। मगर इस बार जितने मैती भीमपाल की बेटियाँ थी वो काफ़ी होशियार थी, तो ये लेकर जाता है, बाकी काफ़ी सुंदर थी, तो उनको लेकर जाता है वहाँ खलीफा के पास। खलीफा के पास जब लेकर जाता है तो उनको पेश करता है। तो एक बेटी थी, उसने क्या किया? उसने कहा कि खलीफा मैं आपके लायक नहीं हूँ और इसने हमें आते वक्त रास्ते में इत्ती का नाम हमारे साथ गलत काम किया है और हम अपवित्र हैं। तो खलीफा क्या करता है? मोहम्मद गजनवी को फांसी पर चढ़वा देता है। और इस तरीके से अंतिम में जाके जो बेटियां थी दोनों, और ये सच्ची कहानी है, ऐसी नहीं कि बनाई हुई कहानी है, इस तरीके से जाके ये मोहम्मद गजनवी जो था ये मारा जाता है। मोहम्मद गजनवी को खलीफा ने फांसी दे दी थी। खलीफा ने फांसी दे दी कि हमको अपवित्र चीज़ें ला कर देते हो और पहले ही रास्ते में जूठा कर दिए हो। और लड़कियां इनकी सुंदर थी तो खलीफा अपना लट्टू भी हो गया। खलीफा ने फांसी दे दी, जो कहीं मान गई। और जानते हैं सुर और सुरा के आगे पुरुष एकदम मजबूर रहता है। तो मोहम्मद गजनवी की मृत्यु इस तरीके से हुई थी। ठीक है, और यहीं पर हम लोगों का कश्मीर का जो राजवंश वाला पोर्शन है वो ख़त्म होता है। इससे ज़्यादा आप लोगों को कश्मीर के बारे में जानने की ज़रूरत भी नहीं, और इससे ज़्यादा कश्मीर के बारे में पूछेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और काफ़ी मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, आप लोग खुद देखते होंगे कि किस तरीके का कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसा कंटेंट आप कहीं और पाएंगे तो बताइएगा। और इतना गारंटी देते हैं कि आप बस मेरे ऊपर भरोसा करिए, आँख मूंद के आपका जीएस वाला पोर्शन तो एकदम इत्ती का नाम कवर है। ये मैं नहीं कह रहा कि जो मैं पढ़ाऊँगा वही जीएस आएगा, जीएस बहुत विशाल है, मगर इतना है कि आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप दूसरों से बेहतर ही होंगे, कम नहीं होंगे। चलिए धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़।